वालेकुम, मैं एहतिशाम और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समझने के लिए इलेक्ट्रिकल्स के बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसको कोई समझ में नहीं आएगा, तो उसको सिर्फ मेमोराइज़ करना पड़ेगा। फिर वो जैसे सब पढ़ते हैं उसी तरह हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है। हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्चुअली समझना है कि क्या है इसमें हैज़र्ड, और हैज़र्ड पैदा कैसे होता है, कैसे हम हैज़र्ड अर्थिंग लगाने से हैज़र्ड से बच कैसे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल के बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए कि जैसे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या होता है, ठीक है, करंट फ्लो कैसे होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मालूम होगा तो अर्थिंग, ईएलसीबी, एमसीबी, ये सब सारी चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो बेसिक टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कंडक्टर। आपने सुना होगा कंडक्टर का नाम। तो ये क्या होता है, आपने गौर किया होगा कि दो तरह की मटेरियल्स पाए जाते हैं। एक ऐसे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है और दूसरे ऐसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब भाई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता क्यों है ये मालूम होना चाहिए। हाँ, ये मेन टॉपिक है। हाँ, फ्लो तो होता है, लेकिन क्यों होता है, क्यों लकड़ी में करंट नहीं फ्लो होता और मेटल्स में जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ों में करंट फ्लो होता है। तो फ़र्क क्या है दोनों चीज़ में। तो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों का वो ये है कि जितने भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं एल्युमिनियम में, इन सारे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लाइक क्यू। ये हाँ, ये मान लीजिए तो वायर है, ये एक वायर है जिसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ही इसमें करंट पैदा होती है। तभी हम बोलते हैं कि हाँ चार्ज का फ्लो हुआ। जब चार्ज का फ्लो होता है तो बोलते हैं करंट का फ्लो हुआ। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट बनती है। तो अगर जिस चीज़ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, उसकी यानी इनकी मेटल में जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। बॉन्डिंग एनर्जी बहुत कम होने की वजह से इसमें होता क्या है, और उसमें आसानी से बाहर से अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, ये करंट के वाहक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। यानी कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, जैसे इनको बाहर से वोल्टेज दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं। इसी को करंट का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए, जिन चीज़ों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें करंट का फ्लो होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी उसकी बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो क्या है, जैसे फ्री कंडक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, वाटर और ह्यूमन बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और आसानी से जो है उसमें करंट का प्रवाह होता है। चलिए आप बेसिकली समझते हैं करंट। व्हाट इज़ करंट, करंट आखिर है क्या। करंट को समझने के लिए आप एक अपने जीवन में नदी देखा होगा आपने, नदी। तो नदी में क्या होता है, पानी बहता है, वाटर। नदी में वाटर का फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है आप जानते हैं, एक तरफ से प्रेशर बना रहता है, यानी एक तरफ ज़्यादा पानी होता है, नीचे तरफ ढाल होता है। तो क्या होता है, पीछे वाला पानी आगे वाले पानी को धक्का देता है, तो इस तरह से पूरा नदी में पानी का फ्लो होता रहता है। तो इसी तरह तार के अंदर, जब किसी तार के अंदर, ये मान लीजिए वायर है, ये आप जो देख रहे हैं ये वायर है, इसके अंदर, तार के अंदर चार्ज का क्यू, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो क्यू आप देख रहे हैं, इनका जब प्रवाह होता है, जब ये फ्लो होते हैं तो क्या बनाते हैं, करंट आई जनरेट करते हैं, ये आई, ठीक है, करंट जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिस तरह से नदी के अंदर पानी का प्रवाह होने से धारा बनती है नहर के अंदर, इसी तरह से करंट के अंदर, वायर के अंदर चार्ज फ्लो होने की वजह से, आवेश फ्लो होने की वजह से क्या होता है, करंट का जनरेट होता है।
तो एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स के में बात करें तो करंट की डेफिनेशन, ये तो करंट का एक समझने का तरीका है कि करंट क्या है, कि आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। मीन्स ये जो चार्ज जितने सेकेंड में जिस स्पीड से बह रहे हैं उसी को हम लोग करंट बोल देते हैं। कितने टाइम में कितना चार्ज बहा उसे हम बोलते हैं करंट। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रिकल करंट एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। देखिए एरिया यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज का प्रवाह हो गया उसे ये करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या है, करंट की सिंपल लैंग्वेज की डिफिनेशन बहुत छोटी सी सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इट इज रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? तो ठीक है, करंट समझ लिए आप लोग। अगर करंट आगे चले तो अगर मान लीजिए किसी वायर के अंदर जो है चार्ज क्यू है, यानी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टी टाइम में वो क्यू इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो गया, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई कि क्यू बाई टी, यानी दर बनाना है ना, आवेश प्रवाह की दर, तो यानी क्यू की दर, तो क्यू बाई टी हो गया। फार्मूला नहीं समझ में आता है, नहीं समझिए, कोई बात नहीं। तो क्या है, बेसिकली आप लोग डेफिनेशन और उसका नेचर समझिए। करंट होता क्या है, जब भी किसी तार के अंदर धारा, आवेश, चार्ज का फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट को आप लोग कभी कभी दुकान पे गए होंगे, बोलेंगे भैया हमको एमसीबी चाहिए, हमको एलसीबी चाहिए, तो बोलता है कितने एम्पियर की चाहिए, आप बोलते हैं 32 एम्पियर की चाहिए, आप बोलते हैं 16 एम्पियर की चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एम्पियर क्या होता है, करंट से ही जुड़ा एम्पियर है। एम्पियर क्या है, करंट को तौलने का तरीका है, नापने का तरीका है, उसकी यूनिट है। क्या है, एम्पियर यूनिट है। अब देखिए एम्पियर किससे जुड़ा है, कूलाम से। देखिए ये क्यू चार्ज है, अब कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे गया आप कैसे बताइएगा, उसे क्या बताइएगा, 5 चार्ज गया, 6 चार्ज गया, ऐसे नहीं है। उसकी एक यूनिट है जिसे हम लोग कूलाम, चार्ज आवेश का जो यूनिट है मात्रा के, उसे कूलाम बोलते हैं, कूलाम। इसे सी से डिनोट करते हैं। तो जितना कूलाम पर सेकेंड एक पार्टिकुलर एरिया से ट्रांसफ़र हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह, जितना कूलाम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है पर सेकेंड, उसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर एक मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी, इस वजह से उनके नाम के ऊपर उसका करंट का मात्रक का नाम दे दिया गया एम्पियर। ठीक है, तो मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर एम्पियर करंट का मात्रक बना दिया। 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है, 1 एम्पियर, 1 सेकेंड में जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर इज कंसिडर्ड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 32 एम्पियर का मतलब 32 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कराएगा। 16 एम्पियर का मतलब 16 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कराएगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि 32 एम्पियर का मतलब क्या होता है, यानी 32 कूलाम चार्ज वो 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया, ये ब्लू वाला देख रहे हैं ना, एरिया सेट किया गया है, पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करा देगा। 1 कूलाम यानी 1 कूलाम चार्ज एक एरिया से निकल जाएगा, उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। जितना कूलाम चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफ़र होगा उसे बोलेंगे उतना एम्पियर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप लोगों ने क्या समझा, करंट को समझा। करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट बोलते हैं। जैसे पानी, नहर के अंदर पानी या नदी के अंदर पानी बहता है, इसी की तरह तार के अंदर आवेश क्यू बहता है, क्यू चार्ज, वो जब एक जगह से दूसरी जगह बहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट बह रहा है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, क्यू होता है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, सी होता है, कूलाम।
1 सेकंड में जितना कूलाम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। और एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी एम्पियर के नाम के ऊपर करंट की यूनिट पड़ी हुई है, तौलने का तरीका, नापने का तरीका है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपके अंदर एक दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने कहा कि तार के अंदर चार्ज बहता है, नदी के अंदर पानी बहता है, तो पानी खुद ब खुद तो बहता नहीं, कहीं ना कहीं से तो उसको प्रेशर फोर्स चाहिए। इसी तरह तार के अंदर चार्ज खुद ब खुद कभी नहीं बहता। अपने से इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, हम लोगों को बाहर से उसको प्रभावित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, जैसे पानी को हम लोग बहाने के क्या लगाते हैं, पंप लगाते हैं। पंप लगाएंगे तो क्या करेगा, पानी को धक्का देगा, पानी आगे जाएगा। इसी तरह चार्ज को बहाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ये तार के दोनों साइड में एक बैटरी का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, जैसे ही आपने एक बैटरी का कनेक्शन इसको दिया तो ये क्या होगा, फ्लो होना, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो यानी अब ये जो आप वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज डिफरेंस करते हैं, इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज का काम क्या है, आवेश को प्रवाह कराना, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। समझ? ओके, हम लोग वोल्टेज के ऊपर में बात करेंगे। व्हाट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज काम क्या है, वोल्टेज का काम क्या है। तो आप उन लोगों ने देखा अभी कि तार के अंदर हमको क्या कराना है, चार्ज का, या मेटल के अंदर हमको चार्ज का फ्लो कराना है। जिस तरह से आपने पानी के अंदर, पानी को पाइप के अंदर फ्लो कराने के लिए क्या करते हैं, पंप लगाते हैं, इसीलिए तार के अंदर हम लोग चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक बैटरी सोर्स, यानी एक सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज का काम क्या होता है, उसी को फ्लो कराना। ठीक है, चार्ज का फ्लो कराना। ठीक, अब देखिए व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मान लीजिए एक ये तार है, ये तार मान लीजिए आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कुछ जगह पे क्षमता यानी चार्ज कम होगा, कुछ जगह पे चार्ज ज़्यादा होगा। ये जहाँ कम होगा, जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ से एक जगह से दूसरे के पास भेजेगा। यानी आपने प्रकृति का नियम सुना होगा कि कोई भी चीज़ जिसके पास ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ, आपने 2 पानी की टंकी ले लीजिए, एक में ज़्यादा पानी भरा हो, एक में कम पानी भरा हो, तो ज़्यादा वाली पानी की टंकी में छेद कीजिएगा तो कम वाले पानी की तरफ वो अपने आप बढ़ेगा। तो यही चार्ज बहाने का तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं किसी तार के अंदर, 2 पॉइंट ये ए और बी के बीच में। यही पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है क्या, चार्ज को बहाने के लिए। जब इसमें से चार्ज बहने लगता है तो इस सर्किट क्लोज सर्किट बन जाती है और पूरा हो जाता है, करंट हमारी जनरेट हो जाती है, आई जनरेट हो जाती है। तो मेन काम, वोल्टेज का मेन काम क्या है, समझ में आया। वोल्टेज का मेन काम ये है कि तार के अंदर किसी तरह से क्यू को, चार्ज को फ्लो कराया जाए। बात समझ में? जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक हमारी करंट नहीं बनेगी। तो वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के 2 बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्षमता का जो डिफरेंस होता है कम और ज़्यादा, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज का मेन काम क्या होता है, वर्क डन कराना। वोल्टेज क्या कराता है, वर्क डन कराता है। क्या वर्क डन कराता है वोल्टेज, वोल्टेज चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। वोल्टेज का क्या काम है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, देखिए लिखा, क्या लिखा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस हैपन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी ए से बी के बीच में पॉइंट में जब वोल्टेज डिफरेंस होता है तो वो हमेशा क्या करता है, सम करंट जनरेट करता है। ठीक है, यानी इसी करंट को हम लोग वर्क डन बोलते हैं। बात समझ में आई? कम मात्रक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्टेज, सॉरी। ओके, तो आप लोगों ने ये समझा कि वोल्टेज का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वर्क डन जनरेट करता है। तो बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक जो होता है वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है,
वोल्टेज होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्टेज। देखिए होता सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसे हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, और उसी के मात्रक का नाम क्या है, वोल्ट। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे उनका पूरा नाम वोल्टा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को समझेंगे। अर्थिंग सिस्टम को समझने के लिए ओम्स लॉ का समझना बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ ने एक रिलेशन, ओम्स एक जर्मन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या एक रिलेशनशिप दिया वोल्टेज और करंट के बीच में। जो अभी आपने करंट और वोल्टेज को समझा ना, कि वोल्टेज क्या होता है भाई, चार्ज को फ्लो कराता है, करंट क्या होता है, जो चार्ज बहता है उसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो ओम्स भाई साहब ने एक लॉ दिया, रूल दिया, किसके ऊपर, करंट और वोल्टेज के ऊपर। उन्होंने क्या किया, ये देखिए गलत लिखा है, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ आई होगा, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। पीपीटी बनाने में कुछ गलती हो गई भी, सॉरी इसके लिए। तो ये क्या कहा इन्होंने, क्या अगर किसी चीज़ पे हम वोल्टेज देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के ना। वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितना भैया आप वोल्टेज दीजिएगा, जितना आप वोल्टेज दीजिएगा उतना आपको करंट मिलेगा। जितना वोल्टेज दीजिएगा उतनी करंट आएगी, जितना वोल्टेज दीजिएगा उतनी करंट आएगी, ठीक है। ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यहाँ भी आई होगा भाई, ठीक। या वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना वोल्टेज दीजिएगा भैया उतना करंट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं देखते हैं। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसमें चला कहाँ जाता है वोल्टेज। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया, भैया वोल्टेज प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है तार के अंदर जो क्या होता है, कुछ वोल्टेज को यानी कुछ करंट को रजिस्ट कर देता है। करंट क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने क्या कह दिया कि वोल्टेज भाई प्रोपोर्शनल तो होता है, तो इसमें रिलेशन बना के क्या दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I बाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे तो ये R को कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे। इसको बराबर क्या बोलेंगे, कांस्टेंट R, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज लैग जो हो रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये होना था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के अगर होता है तो जितना आप वोल्टेज दे रहे हो उतना करंट मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉप होता है। भैया तो ड्रॉप हो क्यों जाता है, तो उन लोगों ने बताया कि भैया ओम्स ने बताया कि भैया इसमें रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध होता है तार के अंदर। प्रतिरोध क्या है आगे समझेंगे अभी इसको। या प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, वोल्टेज करंट का ड्रॉप हो जाता है। जितना हम लोग वोल्टेज देते हैं उतना हमको करंट मिलता नहीं है एक्चुअली। तो यह वजह यही है, क्या है कि तार के अंदर प्रतिरोध होता है। तो उन्होंने फाइनल फार्मूला बना के दिया V इज इक्वल टू आई आर। तो ये फार्मूला है, इसमें साइंस का इलेक्ट्रिकल का बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप में। और उसके बाद अब आइए, ये जो रेजिस्टेंस नई चीज़ ओम्स लॉ ने बताया, ओम्स ने बताया भाई साहब कि आप जहाँ जितना वोल्टेज दीजिएगा उतना करंट हमेशा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। या वोल्टेज जब वोल्टेज क्या होगा, करंट ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर एक्चुअली थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था, दोनों जितना वोल्टेज दीजिए उतना करंट मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, जब कोई चीज़ काम होती है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो वही लॉस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा है। ओम्स ने यही बताया, ओम्स का निष्कर्ष यही था कि अगर वोल्टेज और करंट जितना दे रहे हैं हमको मिलना चाहिए, जितना वोल्टेज दे रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। उसका वजह यही है कि तार के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम लोग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, करंट का लॉस हो रहा है भाई साहब। चलिए अब रेजिस्टेंस क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्थिंग को समझना है कि ये रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। भैया रेजिस्टेंस किस चीज़ का नाम है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट। यानी क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक गुण है मटेरियल का जो करंट के बहने को रोकता है, प्रतिरोध करता है कि भैया तुम नहीं बहोगे, हम तुमको कम जाने देंगे। जैसे नदी में क्या आता है, पत्थर आ जाता है तो क्या होता है, धारा को रोकता है, लड़ता है उसमें। तो नदी में ऐसे ही क्या होता है, तार के अंदर रेजिस्टेंस होता है। आप बोलते हैं भैया हमको कौन सा चाहिए, हमको कॉपर की वाइंडिंग का तार चाहिए, वो पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, ठीक है, या कंप्रेसर चाहिए।
तो ऐसा क्यों है भैया, कॉपर वाले के लिए दुनिया परेशान क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस जो होता है, ये चीज़ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत आसानी से फ्लो होगी। जब आसानी से फ्लो होगी तो पंखा आपका हीट नहीं होगा और चलेगा स्मूथ और एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा। बात समझे ये बात को? जिस चीज़ में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना कम फ्लो होगी। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो कॉपर में अच्छा फ्लो होता है, एल्युमिनियम में कम अच्छा फ्लो होता है, ठीक है। इसी तरह ग्रेफाइट की बात कर लीजिए, फिर वुड की बात कर लीजिए, ग्रेफाइट में बहुत अच्छा करंट का फ्लो होता है, वुड में नहीं होता। प्लास्टिक ले लीजिए और ये ले लीजिए, प्लास्टिक में क्या होता है, करंट, प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी जो क्षमता है इसकी रेजिस्ट करने की करंट को बहुत ज़्यादा है। करंट का प्रतिरोध प्लास्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है, ये करंट को बहने नहीं देता। बात समझ में आई आपको? चलिए, बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मेन टॉपिक पे अपने चलते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड। अब यहाँ से अगर हम हज़ार्ड समझेंगे तो उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि इसको प्रिकॉशन कैसे लिया जाए। जब प्रिकॉशन में जाएंगे तो हम लोग सिस्टम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीका है प्रिकॉशन लेने का, अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं, ELCB क्यों यूज़ करते हैं, MCB क्यों यूज़ करते हैं और कैसे काम करती है।